हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल केसी नर्सिंग क्लासेस। आज हम इस बुक से 13वां वीडियो बनाएंगे। इससे पहले मैं मैटरनिटी का 12 वीडियो बना चुकी हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें। आज मैटरनिटी का 13वां वीडियो होगा और यह बुक कॉम्पिटिटिव हैंडबुक ऑफ नर्सिंग है। और इस बुक में जितने भी नर्सिंग के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं। एम्स, DSSB, PGI, SGPGI, ESIC या फिर स्टेट के कोई भी नर्सिंग एग्ज़ाम, या फिर अभी जो नर्सिंग में जो रेलवे में जो वैकेंसी आई है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पर, उसका भी इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिया गया है। तो अगर आप लोग रेलवे का फॉर्म भरे हैं तो उसके लिए भी आप यह वीडियो ज़रूर देखिए, या फिर नर्सिंग के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी यह वीडियो फ़ायदेमंद होगा। तो इसमें हम 600 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। आज 600 के बाद का देखेंगे। तो चलिए, आज 601 नंबर हमारा पहला प्रश्न होगा। तो इससे पहले जो भी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, कौन से टर्म का उपयोग एमनियोटिक फ्लूइड की अपर्याप्त मात्रा को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है? किस टर्म का उपयोग एमनियोटिक फ्लूइड की अपर्याप्त मात्रा को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है? तो ओलिगोहाइड्रोएमनियोस, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह प्रश्न जो है ESIC स्टाफ नर्स 2016 में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, ओलिगोहाइड्रोएमनियोस। ओलिगोहाइड्रोएमनियोस इज रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन? किस कंडीशन में ओलिगोहाइड्रोएमनियोस होता है, बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रीनल एजेनेसिस। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न जो है, ये सारे प्रश्न ट्विन प्रेगनेंसी से रिलेटेड होगा। तो पहला प्रश्न है, ट्विन प्रेगनेंसी से द टर्म डायज़ोगोटिक रेफर्स टू ट्विन हु हैव। द टर्म डायज़ोगोटिक रेफर्स टू ट्विन हु हैव डेवलप्ड फ्रॉम 2 सेपरेट ओवा एंड स्पर्म्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। द टर्म डायज़ोगोटिक रेफर्स टू ट्विन्स हु हैव डेवलप्ड फ्रॉम 2 सेपरेट ओवा एंड स्पर्म्स। अगला प्रश्न देखिए, द साइनोनिम फॉर यूनिओव्युलर ट्विन्स। द साइनोनिम फॉर यूनिओव्युलर ट्विन्स तो क्या होगा? आइडेंटिकल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, बाय ओव्युलर ट्विन्स फॉर्म फ्रॉम। बाइनो ओव्युलर ट्विन्स जो है फॉर्म फ्रॉम तो किससे बनता है? 2 ओवा एंड 2 स्पर्मेटोजोआ। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। और यह प्रश्न देखिए BSF स्टाफ नर्स 2014 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे, पेरेंटहुड कोर्सेस। पेरेंटहुड क्लासेस को अटेंड करने वाली एक मल्टी ग्रेविडा क्लाइंट नर्स को बताती है कि उसके परिवार में ट्विन्स का इतिहास है। इसके आधार पर नर्स को निम्न में से कौन सा रेस्पॉन्स उचित होगा? तो यहाँ पे हमारा 3 ऑप्शन दिया गया है, बाकी ऑप्शन अगले पेज पर है। तो अब बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। पेरेंटहुड क्लासेस को अटेंड करने वाली एक मल्टी ग्रेविडा क्लाइंट नर्स को बताती है कि उसके परिवार में ट्विन्स का हिस्ट्री है। तो इसके आधार पर नर्स को निम्न में से कौन सा रेस्पॉन्स उचित होगा? तो मोनोजाइगोटिक ट्विन प्रजाति या आनुवंशिकता पर ध्यान दिए बिना संयोग से होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए, इन मोनोजाइगोटिक बेबीज आर ऑफ, इन मोनोजाइगोटिक बेबीज आर ऑफ सेम सेक्स एंड सेम ब्लड ग्रुप। तो ए एंड सी दोनों इसका उत्तर होगा, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इन मोनोजाइगोटिक बेबीज आर ऑफ सेम सेक्स एंड सेम ब्लड ग्रुप। अगला प्रश्न है, ट्विन्स प्रेगनेंसी के मामले में आइडेंटिकल ट्विन होते हैं। ट्विन प्रेगनेंसी के मामले में आइडेंटिकल ट्विन जो होते हैं वह वन स्पर्म फर्टिलाइज वन ओवम एंड जाइगोट डिवाइड्स इनटू टू। दो प्रेगनेंसी जो होता है जुड़वा वाला ट्विन प्रेगनेंसी, उसके मामले में आइडेंटिकल ट्विन जो होते हैं वह वन स्पर्म फर्टिलाइज वन ओवम एंड जाइगोटिक डिवाइड्स इनटू टू। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ट्विन्स के मामले में सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन होता है। ट्विन्स के मामले में सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन क्या होगा? बोथ वर्टेक्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, व्हेन देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉग्ड ट्विन्स, व्हेन देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉग्ड ट्विन्स बीइंग बोर्न। When there is possibility of locked twins being born, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फर्स्ट ट्विन हैज ब्रीच एंड द सेकेंड ट्विन हैज सिफेलिक प्रेजेंटेशन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, TTTS, ट्रिपल TS, ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम में डोनर ट्विन में एक के अलावा सभी साइन सिम्टम्स होते हैं। तो किस एक के अलावा? तो प्लीथोरा के अलावा सभी ओलिगोहाइड्रोएमनियोस, हाइपोवोलेमिया और एनीमिया, या तीनों साइन सिम्टम्स ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम में होते हैं, सिर्फ प्लीथोरा को छोड़कर। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, ऑल दी फॉलोइंग आर कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी एक्सेप्ट। इसमें सिर्फ एक को छोड़कर बाकी सभी ट्विन प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशन है। तो किस एक को छोड़कर? पोस्ट मैच्योरिटी को छोड़कर। ऑप्शन नंबर सी को छोड़कर बाकी एबॉर्शन, लो बर्थ वेट और कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन, यह तीनों जो है यह ट्विन प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, द पेरीनेटल मोर्टिलिटी रिस्क, द पेरीनेटल मोर्टिलिटी रिस्क इज एज हाई एज 50% इन ट्विन्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी एंड सेकेंड ट्विन। द पेरीनेटल मोर्टिलिटी रिस्क इज एज हाई एज 50% इन ट्विन्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी एंड द सेकेंड ट्विन। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए एंड सी बोथ। अगला प्रश्न देखेंगे, रप्चर ऑफ फिटल मेम्ब्रेन से। तो टॉपिक क्या है? रप्चर ऑफ फिटल मेम्ब्रेन। और इससे प्रश्न है, फिटल मेम्ब्रेन के कृत्रिम रूप से फटने को क्या कहते हैं? फिटल मेम्ब्रेन के कृत्रिम रूप के फटने को क्या कहेंगे? तो इसे एमनियोटोमी कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिटल मेम्ब्रेन के कृत्रिम रूप से फटने को एमनियोटोमी कहते हैं। अगला देखिए, क्लाइंट एक्टिव लेबर के दौरान हॉस्पिटल में भर्ती होता है। तो एमनियोटोमी करने के बाद नर्स को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? तो नर्स को प्रोग्रेसिव डायलेशन एंड इफेसमेंट एक्सेप्ट करना चाहिए। और यह प्रश्न देखिए, ESIC स्टाफ नर्स 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मेम्ब्रेन फटने के बाद नर्स के लिए प्रायोरिटी, मेम्ब्रेन फटने के बाद नर्स के लिए प्रायोरिटी असेसमेंट क्या होगा? क्या होगा? फिटल हार्ट रेट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए, इमीडिएट नर्स एक्शन। इमीडिएट नर्सिंग एक्शन आफ्टर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन इज टू लिसन टू FSH। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इमीडिएट नर्सिंग एक्शन आफ्टर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन इनटू लिसन टू FSH। अगला प्रश्न है, एक क्लाइंट की एक्टिव लेबर के समय मेम्ब्रेन स्वतः ही रप्चर हो जाती है। नर्स पेरिनियम को इंस्पेक्ट करके डिटरमाइन करता है कि अम्बिलिकल कोड दिखाई नहीं देती है। तो नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन कौन सी होगी? एक क्लाइंट की एक्टिव लेबर के समय मेम्ब्रेन स्वतः ही रप्चर हो जाती है। नर्स पेरिनियम को इंस्पेक्ट करके डिटरमाइन करती है कि अम्बिलिकल कोड दिखाई नहीं देती है। तो नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन होगी अस्कल्टेट द FHR, फिटल हार्ट रेट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक प्रेग्नेंट मदर में एमनियोटोमी करने के बाद कौन सा असेसमेंट करना चाहिए? एक प्रेग्नेंट मदर में एमनियोटोमी करने के बाद कौन सा असेसमेंट करना चाहिए? तो उत्तर हो जाएगा फिटल हार्ट रेट पैटर्न। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, फिटल हार्ट रेट पैटर्न। अगला प्रश्न है, प्रेगनेंसी के दौरान मेम्ब्रेन के प्री मैच्योर रप्चर को स्वाभाविक रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स के रूप में एक्सप्लेन किया जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान मेम्ब्रेन के प्री मैच्योर रप्चर को स्वाभाविक रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स के रूप में कब एक्सप्लेन किया जाएगा, कितने सप्ताह में? तो इसका उत्तर हो जाएगा बियॉन्ड 28 वीक्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, लेबर रूम में काम करने वाली नर्स। लेबर रूम में काम करने वाली नर्स जानती है कि प्री टर्म प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के कारण निम्न हो सकते हैं। तो लेबर रूम में काम करने वाली नर्स जो है वह प्री टर्म प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन का कौन कौन सा कारण हो सकता है? तो कोड कंप्रेशन, मैटरनल वुंड इन्फेक्शन, कोड प्रोलैप्स, यह सभी हो सकते हैं इसके कारण। तो उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न जो है प्री टर्म और पोस्ट टर्म लेबर से होगा। तो प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, प्री टर्म लेबर इज व्हेन इट अकर्स बिटवीन। प्री टर्म लेबर कब होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है 20 से 37 वीक ऑफ गेस्टेशन के पहले अगर हो जाता है तो उसे हम लोग प्री टर्म लेबर मानेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, प्री टर्म लेबर का पूर्वानुमान लगाने के लिए मोस्ट सेंसिटिव मार्कर क्या होगा? प्री टर्म लेबर का पूर्वानुमान लगाने के लिए मोस्ट सेंसिटिव मार्कर फाइब्रोनेक्टिन होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्विको वेजाइनल डिस्चार्ज। सर्विको वेजाइनल डिस्चार्ज में फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन की उपस्थिति किसका पूर्वानुमान होता है? तो प्री टर्म लेबर का पूर्वानुमान होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डायग्नोसिस ऑफ प्री टर्म लेबर। डायग्नोसिस ऑफ प्री टर्म लेबर इंक्लूड्स ऑल एक्सपेक्ट। तो लेंथ ऑफ सर्विक्स मोर देन 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक के अलावा सभी प्री मैच्योर लेबर के रोकथाम के लिए अपनाई जाने वाली गाइडलाइन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी एबव। प्री मैच्योर लेबर में के रोकथाम के लिए ना तो एडिक्वेट रेस्ट होगा और ना ही एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टोकोलाइटिक एजेंट होगा।
तो इसलिए इसका उत्तर है नन ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आप प्री टर्म लेबर का अनुभव कर रहे एक पेशेंट को रिसीव कर रहे हैं, तो इस पेशेंट के लिए आपकी प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगी? तो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगी? कीप हर इन साइड लाइंग पोजिशन, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच सके और आप लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो इसके साथ ही अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज पोस्ट मैच्योर प्रेगनेंसी? पोस्ट मैच्योर प्रेगनेंसी क्या होगा? तो प्रेगनेंसी बियॉन्ड 42 कंप्लीटेड वीक्स। प्रेगनेंसी बियॉन्ड 42 कंप्लीटेड वीक्स पोस्ट मैच्योर प्रेगनेंसी होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह प्रश्न देखिए, DSSB नर्सिंग ऑफिसर में पूछा गया प्रश्न है और ESIC स्टाफ नर्स में भी पूछा गया है। अगला देखिए, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी इज द प्रेगनेंसी दैट कंटिन्यूज बियॉन्ड। तो 294 डेज, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डेज में होगा तो 294 और वीक में अगर पूछा तो 42 वीक। अगला प्रश्न है पोस्ट मैच्योरिटी में फीटल हाइपोक्सिया हो सकता है क्योंकि? पोस्ट मैच्योरिटी में फीटल हाइपोक्सिया हो सकता है क्योंकि एजिंग प्लेसेंटा हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है स्टिल बर्थ रेट। स्टिल बर्थ रेट इंक्लूड्स बेबीज डेड आफ्टर 24 वीक्स। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न मोलर प्रेगनेंसी और हाइडेटिफॉर्म मोल से होगा। क्या है? मोलर प्रेगनेंसी और हाइडेटिफॉर्म मोल। तो क्या है प्रश्न? देखिए, अल्ट्रासाउंड में यूट्रस का बर्फानी तूफान, स्नो स्टॉर्म, अल्ट्रासाउंड में यूट्रस का बर्फानी तूफान जैसा दिखाई देना किसकी उपस्थिति का सूचक है? तो यहाँ देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है और इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वेसिकुलर मोल का सूचक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अल्ट्रासाउंड में यूट्रस का बर्फानी तूफान जैसा दिखाई देना वेसिकुलर मोल की उपस्थिति का सूचक है। अगला प्रश्न देखेंगे, डेंजर्स ऑफ मोलर प्रेगनेंसी। डेंजर्स ऑफ मोलर प्रेगनेंसी आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो हैबिचुअल अवर्सन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, ए लेट कॉम्प्लिकेशन ऑफ मोलर प्रेगनेंसी इज। ए लेट कॉम्प्लिकेशन ऑफ मोलर प्रेगनेंसी इज कोरियोकार्सिनोमा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइडेटिफॉर्म मोल इज। हाइडेटिफॉर्म मोल का सबसे कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? तो डेवलपमेंट ऑफ कार्सिनोमा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इन कोरियोकार्सिनोमा लेवल्स ऑफ दिस हार्मोन इज हाई। इन कोरियोकार्सिनोमा लेवल्स ऑफ दिस हार्मोन इज हाई ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, HCG हार्मोन जो होता है। तो ये बोल रहा है इन कोरियोकार्सिनोमा HCG हार्मोन इज हाई। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, सीरियल HCG टेस्ट। सीरियल HCG टेस्ट इज यूज्ड टू डायग्नोज द फॉलोइंग कंडीशन।
सीरियल एचसीजी टेस्ट कौन से किसको हम लोग डायग्नोस करते हैं सीरियल एचसीजी टेस्ट में? तो इसका ऑप्शन देखिए यहाँ भी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कोरियोकार्सिनोमा के डायग्नोस के लिए सीरियल एचसीजी टेस्ट करते हैं। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है फ्रेंड, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कैन बी सीन इन ए पार्शियल मोल? पार्शियल मोल में क्या देखेंगे? तो ट्राइप्लॉइडी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाइडेटिफॉर्म मोल के आजमाइशी या संभावित डायग्नोसिस वाले मरीज को एसेस करते समय निम्न में से कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग का पूर्वानुमान किया जा सकता है? तो कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग होगा? अनयूजुअल यूटेराइन इनलार्जमेंट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाइडेटिफॉर्म मोल के आजमाइशी या संभावित डायग्नोसिस वाले मरीज को एसेस करते समय अनयूजुअल यूटेराइन इनलार्जमेंट का क्लिनिकल फाइंडिंग का पूर्वानुमान किया जा सकता है। अगला देखिए, कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन ऑफ वेसिकुलर मोल इज। कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन ऑफ वेसिकुलर मोल का क्या होगा? तो हमारा सारा ऑप्शन यहाँ है, तो कॉमनेस्ट क्या हो जाएगा देखिए, तो वेजिनल ब्लीडिंग होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन ऑफ वेसिकुलर मोल इज वेजिनल ब्लीडिंग। अगला है, एक कंप्लीट हाइडेटिफॉर्म मोल के सक्शन व इवैक्यूएशन के बाद 28 वर्ष की मल्टीग्रेविडा नर्स से कहती है कि वह पुनः कब प्रेग्नेंट हो सकती है? तो नर्स को कम से कम कितने समय तक प्रेगनेंसी को अवॉइड करने की सलाह देनी चाहिए? तो कम से कम 12 मंथ की अवॉइड करने की सलाह देनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अदर कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी से। तो देखिए प्रश्न क्या है, निम्न में से किससे प्रेगनेंसी के दौरान रेडिएशन से मोस्ट कॉमन व डेंजरस एक्सपोजर होता है? तो किससे होगा? सीटी स्कैन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सीटी स्कैन से प्रेगनेंसी के दौरान रेडिएशन से मोस्ट कॉमन व डेंजरस एक्सपोजर होता है, ऑप्शन नंबर सी। एक्सरे की तुलना में सीटी स्कैन में अत्यधिक विकिरण का प्रयोग होता है, इसलिए गर्भावस्था में सीटी स्कैन का उपयोग ग्रोइंग फीटस पर टेट्राटोजेनिक इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। अगला देखिए, ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसीज इंक्लूडिंग ऑल एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट प्लेसेंटल एंटीरियर, बाकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी, प्लेसेंटा प्रीविया और एक्लेम्पसिया, यह तीनों ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसीज में आते हैं, सिर्फ प्लेसेंटा एंटीरियर को छोड़कर। अगला प्रश्न है, ऑल आर ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसीज एक्सेप्ट। तो इसका उत्तर भी हो जाएगा सर्वाइकल इरोजन। सर्वाइकल इरोजन को छोड़कर बाकी रप्चर ऑफ यूट्रस, कोड प्रेजेंटेशन, कोड प्रोलैप्स्ड, यह तीनों ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसीज के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रेगनेंसी के दौरान निम्न में से कौन सी फीटल कंडीशन असामान्यता की सूचक है? तो FHR मोर देन 180 BPM, डिक्रीज फीटल मूवमेंट, FHR लेस देन 100 BPM, यह तीनों फीटल कंडीशन जो है असामान्यता का सूचक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी एबव। अगला प्रश्न जो है नॉर्मल लेबर से होगा फ्रेंड्स। तो नॉर्मल लेबर से क्वेश्चन क्या है? पहला, नॉर्मल डिलीवरी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो फीटस इज बोर्न एट टर्म
फिटस प्रेजेंट्स वर्टेक्स, ऑनसेट इज स्पॉन्टेनियस। यह तीनों जो है नॉर्मल डिलीवरी के बारे में सत्य कथन है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी एबव। अगला देखिए, द साइन ऑफ ट्रू लेबर इज। द साइन ऑफ ट्रू लेबर इज, तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस आर रेगुलर एंड इफेक्टिव। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ट्रू लेबर इज कैरेक्टराइज्ड बाय। ट्रू लेबर इज कैरेक्टराइज्ड बाय इफेसमेंट एंड डायलेशन ऑफ सर्विक्स, पेनफुल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, सुप्राप्यूबिक डिस्कम्फर्ट एट रेगुलर इंटरवल। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 36 वीक प्राइमी ग्रेविडा। 36 वीक्स प्राइमी ग्रेविडा को ट्रू लेबर के साइंस टीच करते समय नर्स को किसे सम्मिलित करने के लिए श्योर होना चाहिए? व्हेन देयर इज लॉस ऑफ म्यूकस प्लग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच इज ए प्राइमरी साइन ऑफ लेबर। विच इज ए प्राइमरी साइन ऑफ लेबर, तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आज का यहीं तक हम कवर करेंगे, इसके बाद का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।